एक औरत की कार खराब हो गई है और वह उसी कार के पास खड़ी है। वह चारों तरफ देखती है, उम्मीद करती है कि कोई व्यक्ति रुकेगा और उसकी मदद करेगा। कुछ देर बाद एक ट्रक आता है और ट्रक चलाने वाला आदमी उसे देखकर ट्रक की रफ्तार कम कर देता है। ट्रक ड्राइवर उसे अपनी गाड़ी में बैठने का ऑफर देता है, पर औरत को उस पर भरोसा नहीं होता और वह असहज महसूस करती है। महिला को लगता है कि ट्रक वाला आदमी बुरा इंसान हो सकता है, इसलिए वह नम्रता से नहीं कह देती है और उसे आगे जाने देती है। कुछ समय बाद एक दूसरी गाड़ी वहाँ आती है। यह दूसरी कार बहुत साफ सुथरी है और छोटा वाहन है। इसे चलाने वाला आदमी बहुत अच्छे और सभ्य स्वभाव का लग रहा था। वह आदमी रुककर और मदद की पेशकश करता है। इस बार महिला को आदमी भरोसेमंद लगता है, इसलिए वह सुरक्षित महसूस करती है और तुरंत उसकी कार में बैठ जाती है। शुरू में सब कुछ सामान्य और ठीक ठाक लगता है। वह आदमी शांत रहकर गाड़ी चलाता है और दोनों ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद महिला को कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वह नीचे झांक कर देखती है और बहुत डरावनी चीज देखती है। गाड़ी के फर्श पर एक इंसान का हाथ पड़ा हुआ है जो बहुत ज्यादा जख्मी है। यह देखकर महिला के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वह बहुत घबराने लगती है। उसके कुछ बोलने या कुछ करने से पहले ही वह आदमी कार को अचानक सड़क के किनारे रोक देता है। वह बिना कुछ बोले अपनी सीट के पीछे हाथ बढ़ाता है, एक लोहे का रिंच निकालता है और महिला की तरफ मुड़कर देखता है। फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के वह उस महिला पर बार बार रिंच से वार करता है, जिससे महिला कार के अंदर ही मर जाती है। कुछ दिन बाद उसी सड़क पर एक बस दोपहर के समय चल रही होती है। बस में एक आदमी है जिसका नाम वोंग है और वह आगे की सीट पर बैठा है। वोंग बस चलाने वाले टोनी नाम के ड्राइवर से बातें करने लगता है। वोंग उसे बताता है कि कुछ दिन पहले इसी सड़क पर एक डरावनी घटना हुई थी। वोंग बताता है कि एक औरत यहाँ गायब हो गई थी और तब से उसका कुछ भी पता नहीं चला। वोंग बोल ही रहा होता है कि तभी रेडियो पर एक न्यूज आने लगती है। रेडियो पर बताया जाता है कि पास की मुख्य सड़क पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जो यहाँ से बहुत दूर नहीं है। उस हादसे की वजह से आसपास की सभी सड़कें बंद हो गई हैं और कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहेगा। ये सुनकर बस में बैठा एक दूसरा यात्री ली नाम का आदमी बोलता है। वह परेशान होकर कहता है कि उसे समय पर अपने ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है। वह देरी को लेकर परेशान और बेचैन दिखाई देता है। बस ड्राइवर टोनी कुछ देर सोचता है और कहता है कि वे ट्रैफिक से बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता ले सकते हैं। टोनी समझाता है कि पास में एक छोटा रास्ता है जिससे वे ट्रैफिक को छोड़कर आगे चलकर मुख्य सड़क से जुड़ सकते हैं। बस जैसे जैसे उस नए रास्ते पर बढ़ती जाती है, चारों तरफ का माहौल और भी डरावना और सुनसान लगने लगता है। रास्ता बहुत पतला और अंधेरा हो जाता है। कुछ देर बाद बस एक लंबी सुरंग में पहुंचती है जहां हल्की हल्की रोशनी है। अचानक एक आदमी बस के सामने आ जाता है। टोनी ब्रेक लगाता है और बस तेज गति से रुक जाती है। सभी यात्री डर जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि यह क्या हुआ। शुरू में सबको डर लगता है, पर वह आदमी शांत होकर बस के पास आता है और कहता है कि वह बस में बैठना चाहता है। वह आदमी बस में बैठ जाता है और टोनी उससे कुछ पूछे बिना उसे बैठने देता है। बस में बैठे ली को अखबार पढ़ते समय कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे अखबार में उस आदमी की तस्वीर दिखती है जो अभी बस में बैठा था। अखबार में लिखा है कि वह आदमी एक वांटेड क्रिमिनल है। ली यह देखकर कुछ नहीं बोलता है, पर वह सावधान हो जाता है। वह धीरे से अपने बैग में से एक छोटा चाकू निकालता है ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की रक्षा कर सके। बस में और भी यात्री हैं। दो और औरतें साथ बैठी हैं। एक सारा है जो मॉडल बनने का सपना देखती है और दूसरी जिंग है जो गर्भवती थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। बस के पीछे दो जुड़वां बच्चे बैठे हैं। एक लड़का फेंग और उसकी बहन पार्क बैठे हुए हैं। फेंग को ऑटिज्म है, इसलिए वह ज्यादा बात नहीं करता, पर उसकी बहन पार्क उसकी बहुत मदद करती है और उसे शांत रखती है। 20 मिनट गुजर जाते हैं, पर बस अब भी सुरंग से बाहर नहीं निकल पाती है। टोनी को अजीब लगता है और वह बाकी सबको बताता है कि कुछ गड़बड़ है। वह कहता है कि चीन की सबसे लंबी सुरंग भी सिर्फ 11 किलोमीटर की है और उसमें भी बस 10 मिनट लगते हैं, लेकिन वे 20 मिनट से ज्यादा समय से चला रहे हैं, फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सभी डर जाते हैं और तय करते हैं कि वे वापस मुड़कर लौटने की कोशिश करेंगे। टोनी बस को पलटकर दूसरी दिशा में तेज चलाता है, पर 30 मिनट बाद भी न सुरंग की शुरुआत दिखती है न अंत। वह सुरंग अंतहीन लगने लगती है, जैसे उसका कोई छोर ही नहीं आ रहा है। आखिर में टोनी बस रोक देता है। सभी यात्री डर गए हैं और समझ नहीं पा रहे कि यह किस तरह की जगह है। वे एक एक करके बस से नीचे उतरते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वे कहाँ हैं, पर चारों तरफ सिर्फ वही सुरंग दिखाई देती है जो दोनों दिशाओं में बिना अंत के जाती दिखती है। वे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या हुआ। तभी कुछ अजीब घटता है। जिंग को जमीन पर कुछ पड़ा दिखाई देता है। वह पास जाकर देखती है। यह उसका वही मोबाइल है जो उसने सुरंग में आते समय गिरा दिया था। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि वे असल में कहीं आगे नहीं बढ़े, वे उसी जगह पर फंसे हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे फिर से उसी जगह पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। यह देखकर सब लोग और ज्यादा डर गए। सब लोग आपस में बातें करने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। इसी दौरान ली आगे आता है और हालात को काबू में करने की कोशिश करता है। वह सबको कहता है कि वे शांत रहें और डरना बंद करें। वह बताता है कि यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वह पैदल सुरंग के अंदर जाएगा और मदद खोजने की कोशिश करेगा। वह उम्मीद जताता है कि हो सकता है उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिले या कोई व्यक्ति मिले जो उनकी मदद कर सके। वह एक प्लान तैयार करता है। वह सुझाव देता है कि एक लंबी रस्सी ली जाए ताकि चलते समय बस से उसका संपर्क बना रहे। रस्सी का एक सिरा वोंग के पास रहेगा और ली दूसरा सिरा पकड़कर सुरंग में आगे बढ़ेगा। इस तरीके से अगर उसे कुछ भी न मिले तो भी वह रस्सी पकड़कर वापस आ सकेगा। खुशकिस्मती से जिंग उसे बुनाई वाला धागा देती है। उसके बैग में काफी धागा है जिसे अस्थायी रूप से रस्सी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सब लोग जल्दी से मान जाते हैं और धागे को जोड़कर ली के जाने के लिए लंबी रस्सी तैयार कर लेते हैं। ली जैसे ही जाने लगता है, पहले वाला शांत और रहस्यमय व्यक्ति
जिसने बस को रोका था अचानक बोल पड़ता है। वह आदमी कहता है कि वह ली के साथ जाना चाहता है। यह सुनकर कुछ यात्री असहज महसूस करते हैं, लेकिन ली थोड़ी देर उसे देखता है और फिर हाँ में सिर हिला देता है। सुरंग में आगे बढ़ते हुए वे दोनों बात करना शुरू करते हैं। वह आदमी अपना परिचय चेन के रूप में देता है। ली भी अपने बारे में थोड़ा बताता है, लेकिन फिर भी सावधान रहता है। दूसरी तरफ चेन अपने बारे में ज्यादा नहीं बताता है, न नौकरी का न परिवार का, जिससे ली को उस पर शक होता है। फिर भी वे चलते रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा मिलेगा जिससे पता चले कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ देर बाद सुरंग के अंदर घना कोहरा छाने लगता है, जिससे आगे देखना मुश्किल हो जाता है। इस बीच बस के पास बैठे लोग देखते हैं कि धुंध में से दो परछाइयां उनकी ओर आ रही हैं। जब वे करीब आते हैं तो सब राहत महसूस करते हैं। वो दोनों ली और चियन हैं। अजीब बात यह है कि दोनों फिर से वहीं लौट आए हैं जहां से निकले थे। यह देखकर सब और ज्यादा उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि सुरंग तो सीधी है, फिर वे वापस कैसे आ गए? सुरंग में कोई मोड़ या घुमाव नहीं है, कम से कम देखने में तो नहीं। हालात और भी डरावने और रहस्यमय हो जाते हैं। वोंग अभी तक वही धागा पकड़े है जो ली ने उससे बांधा था। जब ली और चियन लौटते हैं तो वोंग को धागा खींचता हुआ महसूस होता है, जबकि ली तो उसके पास ही खड़ा है। अब धागा उलटी दिशा से खींच रहा है, जैसे कोई और चीज सुरंग के अंदर से उसे खींच रही हो। अब सबको समझ आता है कि यह सुरंग साधारण नहीं है। ऐसा लगता है कि सुरंग एक चक्र में फंसाती है, कोई चाहे जितना चले आखिर में वहीं लौट आता है। यह समझकर ली फिर से सबका नेतृत्व अपने हाथ में लेता है। वह कहता है कि अब उन्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वे कितने समय तक यहाँ फंसे रहेंगे। वह कहता है कि सब लोग खाना पानी एक जगह इकट्ठा करें और धीरे धीरे इस्तेमाल करें ताकि जल्दी खत्म न हो। सामान बांटने के बाद ली, वोंग, टोनी और चियन फिर से सुरंग में जाने का फैसला करते हैं। यह देखने की कोई रास्ता या सुराग मिलता है या नहीं। उधर जिंग, सारा और पार्क बस में रुककर आराम करती हैं। फेंग अपनी बहन के पास बैठा रहता है। करीब आधे घंटे बाद फिर से कोई अजीब घटना होती है। जिंग नींद से उठती है और जो देखती है उससे डर जाती है। बस के अंदर हर जगह मोटी धूल जमा थी, जैसे वह कई सालों से इस्तेमाल ही नहीं हुई हो। घबराकर वह सबको उठाती है और कहती है कि बस से बाहर निकलो। सब बाहर दौड़ कर आते हैं और देखते हैं कि धूल सिर्फ बस में नहीं बल्कि बाहर भी फैली हुई है। जमीन, बस और दीवारें पुरानी और जर्जर लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सालों बीत गए हों, जबकि वे तो बस थोड़ी देर सोए थे। तभी पुरुषों का समूह लौटता है और देखकर हैरान हो जाता है कि बस की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। बस जो थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक थी, अब बहुत पुरानी लग रही थी। टोनी जल्दी से अपना खाना चेक करने जाता है। जब वह कंटेनर खोलता है तो देखता है कि सारा खाना सड़ चुका है। सबको अब समझ आता है कि सुरंग में समय बहुत तेज चलता है और यह जगह गोल गोल घूमती रहती है। वो अंदाजा लगाता है कि सुरंग का 1 घंटा बाहर की दुनिया के 7 दिनों जितना है। फिर उन्हें बस के पास जमीन पर एक नक्शा मिलता है जो पहले नहीं था और किसी ने उसे वहां आते हुए नहीं देखा। नक्शे में सुरंग के अंदर कई रास्ते और कमरे बने दिखते हैं। यह देखकर लगता है कि कोई जानबूझकर उन्हें कोई फंसाया हुआ है और अब उनके साथ खेल खेल रहा है। ली, जो पहले समूह का नेतृत्व कर रहा था, वह नक्शा उठाता है और उसे बस के अंदर एक सपाट सतह पर बिछा देता है। वह नक्शे को बहुत ध्यान से देखता है ताकि कोई रास्ता या इशारा मिल सके जिससे वे यहाँ से बाहर निकल सकें। तभी अचानक बस की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं और कुछ पल के लिए पूरी तरह बंद हो जाती हैं। जब लाइट दोबारा आती है तो सब इधर उधर देखते हैं, लेकिन ली गायब होता है। जहाँ ली बैठा था वहाँ से खून की एक लंबी लकीर आगे की ओर जा रही थी। सब लोग डरते हुए लेकिन ध्यान से उस खून के निशान के पीछे पीछे चलते हैं। चियन अब आगे आता है और लीड करने की जिम्मेदारी लेता है। चियन सुरंग के अंदर और आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी दीवार तक पहुँचते हैं जो बाकी दीवारों से थोड़ी अलग लग रही थी। वह दीवार अंदर से खाली सी लग रही थी, यानी मजबूत नहीं थी। सब मिलकर वह दीवार तोड़ देते हैं और उसके पीछे एक गुप्त कमरा मिलता है। कमरे में हल्की रोशनी है और वहाँ बहुत डरावनी चीजें हैं। दीवार पर पोस्टर लगे हैं जिनमें लापता लोगों की तस्वीरें हैं। कमरे के एक कोने में उन्हें इंसानों के कटे हुए हाथ मिलते हैं जो धातु की ट्रे पर रखे हुए थे। वहाँ दीवार पर एक बड़ा सा नक्शा टंगा हुआ था। यह नक्शा सुरंग के पूरे रास्ते को दिखाता है, बहुत पेचीदा तरीके से। नक्शे के हिसाब से वहाँ 6 सुरंगें हैं जो एक दूसरे से गोल घेरों की तरह जुड़ी हुई हैं। चियन नक्शे को ध्यान से देखकर समझता है कि यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, इन सभी 6 हिस्सों से होकर गुजरना पड़ेगा। वे कमरे में कुछ और खोजते हैं तो उन्हें दीवार पर एक पुराना कैलेंडर मिलता है। उस कैलेंडर के हर पन्ने पर सिर्फ एक ही तारीख लिखी है, 15 जुलाई। हर पन्ना बस उसी तारीख का है, कोई और दिन नहीं। चियन को लगता है कि यह एक छिपा हुआ संकेत है। वह कैलेंडर हटाता है और पीछे उसे लकड़ी की एक अलग सी तख्ती दिखाई देती है। जब वे उस पर जोर डालते हैं तो वह तख्ती खुल जाती है और एक छिपा हुआ दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे के पीछे एक अंधेरा रास्ता है जो शायद सुरंग के अगले भाग में जाता है। सब लोग खुद को संभालते हैं और एक एक करके उस रास्ते में चले जाते हैं। जैसे ही वे उस रास्ते से बाहर आते हैं कुछ अजीब घटता है। पास में रखी टीवी अपने आप चालू हो जाती है, जिस पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। टीवी पर एक वीडियो चलने लगता है। वीडियो में एक औरत दिखाई देती है जो किसी पत्थर की गुफा में कैद है। वह औरत बहुत डरी और थकी लगती है। किसी को नहीं पता वह कौन है या कितने समय से वहाँ है। अब सभी उस गुप्त रास्ते से दूसरी सुरंग में चले जाते हैं। वे देखकर हैरान रह जाते हैं कि बस फिर से वहीं खड़ी है जहाँ पहले थी। पहले तो वे भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद वे किसी तरह वापस शुरुआत वाली जगह पर पहुंच गए हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जगह दिखने में तो वही है, पर असल में कुछ बदली हुई है। माहौल अलग है और कुछ चीजें बदली हुई हैं। अब उन्हें समझ आता है कि वे शायद किसी और समय के हिस्से में पहुंच गए हैं। यह न पुराना समय है न आने वाला, बल्कि उसी जगह का एक और रूप है। जब वे बस के पास जाते हैं तो देखते हैं कि बस पर अब लोहे के कांटेदार तार लिपटे हुए हैं। थोड़ा ढूंढने पर उन्हें सीट के पीछे नूडल्स का एक बॉक्स मिलता है। खाना देखकर सब खुश होते हैं, लेकिन माहौल तुरंत बदल जाता है। टोनी का बर्ताव बदल जाता है। वह गुस्सैल और सनकी लगने लगता है। सीटों के नीचे
देखते हुए उसे एक बंदूक मिल जाती है। टोनी अब बंदूक सब पर तान देता है और कहता है सारा खाना उसे दे दो। वह कहता है कि अब से वही खाना बांटेगा। डर के कारण सब उसकी बात मान लेते हैं। बाद में सारा टोनी के पास अकेले जाती है। वह एक नूडल पैकेट के बदले में अपनी इज्जत उसे सौंप देती है। टोनी तुरंत मान जाता है और दोनों बस के पीछे चले जाते हैं। जब वे व्यस्त होते हैं, वोंग को एक मौका दिखता है। वह धीरे से बस में घुसकर नूडल्स का एक पैकेट चुराने लगता है, लेकिन टोनी को आवाज सुनाई देती है और वह उसे पकड़ लेता है। गुस्से में टोनी वोंग को पीटना शुरू कर देता है। वोंग बचने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। जब लगता है कि वोंग मर जाएगा, कोई पीछे से टोनी को धक्का देता है। टोनी गिरकर मर जाता है। बाकी लोग शोर सुनकर अंदर आते हैं और टोनी को मरा हुआ देखते हैं। सब हैरान हैं, पर वोंग बहुत शांत है। वह वही नूडल पैकेट खोजने लगता है जो पहले उससे गिर गया था। बस के नीचे देखते देखते उसे एक गोल ढक्कन दिखता है। वह सबको बुलाकर बस को थोड़ा हटाता है ताकि रास्ता खुले। सब बारी बारी से नीचे उतरते हैं, उम्मीद में कि वहाँ कुछ अच्छा या सुरक्षित मिलेगा। नीचे पहुँचने पर उन्हें फिर एक और रहस्यमय कमरा मिलता है। यह कमरा भी पहले वाले की तरह डरावनी चीजों से भरा हुआ था। दीवारों पर अजीब तस्वीरें हैं और कोनों में इंसानों के शरीर के टुकड़े पड़े हैं। फिर कमरे में रखी टीवी अपने आप चालू हो जाती है। स्क्रीन पर वही औरत दिखाई देती है जो पहले वीडियो में थी। अब वह औरत पहले से ज्यादा थकी और कमजोर लगती है। जो डरावनी बातें उन्होंने थोड़ी देर पहले देखी थीं, उन्हें भूलकर अब सब लोग सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता खोजने में लग जाते हैं। जब वे कमरे को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें दीवार पर एक चीज दिखती है, एक कैलेंडर जो उन्हें पहले कहीं देखा हुआ लगता है। कैलेंडर बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने पहले देखा था। हर पेज पर सिर्फ एक ही तारीख लिखी है, 15 जुलाई। चियन को लगता है कि यह कैलेंडर भी किसी संकेत की तरह हो सकता है जैसे उन्हें पहले मिला था। वह कैलेंडर के पास जाकर उसे हटाता है और पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा नजर आता है। सब लोग देर न करते हुए उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं, यह सोचकर कि शायद वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। कुछ दूरी चलने के बाद वे लोग तीसरी सुरंग तक पहुँचते हैं, मगर यह सुरंग बाकी दोनों से बहुत अलग लगती है। यहाँ की हवा में नमी है, चारों ओर अंधेरा है और माहौल फिर से ठंडा हो गया है। उनकी वही पुरानी बस वहाँ खड़ी है, पर अब वो पहले से ज्यादा टूटी फूटी लग रही थी। बस के अंदर अब चूहे, सांप और कीड़े मकोड़े घूम रहे थे। डरने के बावजूद वे सब अंदर जाकर खाने की तलाश करते हैं। वोंग बहुत भूखा और कमजोर हो गया है। उसे पुराने नूडल्स मिलते हैं जो सड़े हुए हैं। वह भूख से उन्हें खा लेता है, लेकिन तुरंत पछताने लगता है। जैसे ही खाता है उसे उल्टी होने लगती है। जिंग उसे तकलीफ में देखती है और हमदर्दी से अपनी जेब से एक बिस्किट निकालकर दे देती है। वोंग धन्यवाद भी नहीं कहता और बस बिस्किट ले लेता है। शुक्रगुजार होने की बजाय वह और गुस्सा करता है और ज्यादा बिस्किट मांगता है। जब जिंग उसे और नहीं देती तो वोंग अचानक वो बंदूक निकाल लेता है। सब लोग डर जाते हैं क्योंकि अब वह बंदूक सबकी तरफ तान देता है। वह सबको धमकाकर कहता है कि सारा बचा हुआ खाना उसे दे दो। सब डरकर अपने पास का खाना उसे दे देते हैं, मगर वोंग यही नहीं रुकता। उसका गुस्सा और बढ़ता है। उसे अब लगता है कि हर बार उन्हें रास्ता तभी मिला जब कोई मरा। पहले ली के गायब होने पर उन्हें एक दीवार के पीछे रास्ता मिला था। टोनी की मौत के बाद उन्हें एक जमीन में रास्ता मिला। तो अब उसका मानना है कि अगला रास्ता ढूंढने के लिए किसी को फिर से मरना होगा। वह बहुत हिंसक हो जाता है और सबको धमकाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह किसी को गोली भी मार देगा ताकि वे बच सकें। चियन उसे शांत करने की कोशिश करता है और प्यार से समझाता है, लेकिन वोंग उसकी कोई बात नहीं सुनता। अपनी बात मनवाने के लिए वह जिंग से कहता है कि वो बंदूक उठाकर चियन के कंधे पर गोली चलाए। इसके बाद वह पार्क और फेंक को जबरदस्ती एक कमरे में ले जाता है। वो दोनों छोटे बच्चे हैं, फिर भी वोंग बेरहमी से उनकी पिटाई शुरू कर देता है। पार्क अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है, मगर वोंग आपा खो देता है और पार्क को कई गोलियां मार देता है। पार्क वहीं मर जाती है और फेंक सदमे में उसकी लाश के पास रोता रहता है। अब वोंग पूरी तरह पागल और हिंसक हो चुका है। वह सारा के पास जाकर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई चुपचाप आकर वोंग को चाकू मार देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है और उसकी हिंसा वहीं खत्म हो जाती है। अब जब वोंग और पार्क दोनों की मौत हो जाती है तो अचानक एक नया रास्ता खुल जाता है। बाकी बचे लोग ध्यान से उस रास्ते से होकर चौथी सुरंग में जाते हैं। यह नई सुरंग अब तक की सभी सुरंगों से बिल्कुल अलग लगती है। वहाँ की लाइटें रंग बिरंगी और झिलमिलाती हैं, जिससे लोगों को चक्कर जैसा महसूस होता है। थोड़ी ही देर में जिंग के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसे समझ आता है कि उसे बच्चा पैदा होने वाला है, इसलिए वह दीवार के पास बैठकर आराम करने लगती है। फैंग, जो अभी भी डरा हुआ और चुप है, जिंग के पास बैठा रहता है। इस दौरान चियन, जो गोली लगने से जख्मी है, और सारा फिर से बस के पास जाने का फैसला करती हैं। पर यह सुरंग सामान्य नहीं लगती। इसमें एक अजीब, दिमाग को भ्रमित करने वाला असर है। चारों ओर के रंग, डिजाइन और आवाजें दिमाग को उलझा देती हैं। जब वे बस के अंदर जाते हैं तो सारा बंदूक निकालती है और चियन को धमकाती है। वह उससे सुरंग के बारे में पूछती है और कहती है कि वह उसे वहां से निकाल ले। थोड़ी देर में सारा को भ्रम होने लगता है। उसे लगता है कि कुछ अजीब लोग या परछाइयां उसके आसपास घूम रही हैं, जबकि असल में वहां कोई नहीं था। डर के मारे सारा बस से बाहर भाग जाती है और उल्टी दिशा में चल देती है। चलते चलते उसे जमीन पर कई लाशें पड़ी दिखाई देती हैं। उन लाशों के चेहरे इतने बिगड़े होते हैं कि पहचान में नहीं आते। लाशों के बीच में उसे एक खड़ा हुआ आईना दिखाई देता है। डर और जिज्ञासा में वह आईने के पास जाती है और अपना चेहरा देखती है। जैसे ही वह आईने में देख रही होती है, पीछे से कोई चुपचाप उसके पास आता है। वह कुछ समझ या बोल भी नहीं पाती और वह व्यक्ति उसे मार देता है।
इसी दौरान चियन वापस उस जगह पहुंचता है जहां जिंग बैठी हुई थी। अब तक जिंग ने एक बेटे को जन्म दे दिया है। फैंग अब भी चुप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा था। बच्चा स्वस्थ लगता है, इसलिए जिंग, चियन और फैंग आगे चलने का निर्णय लेते हैं ताकि अंतिम रास्ता मिल सके। पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, हालात फिर से दुखद मोड़ लेते हैं। जिंग जब अपने बच्चे को देखती है और उसे पता चलता है कि वह अब सांस नहीं ले रहा है, बच्चा अचानक बिना किसी संकेत के दम तोड़ देता है। जिंग शोक में चली जाती है, वह आगे चलना बंद कर देती है, बच्चे को गोद में रखती है और रोने लगती है। चियन यह देखता है और प्यार से उससे बात करने की कोशिश करता है। वह जिंग को समझाता है कि चलो बस थोड़ी दूर और बाहर निकलने का रास्ता मिलने वाला है। लेकिन कुछ बोलने की बजाय जिंग एक छोटा चाकू निकालती है जो उसने पहले छिपा रखा था। बिना कुछ बोले वह चियन के सीने में चाकू मार देती है। चियन सदमे में खून से सना हुआ गिर पड़ता है। जिंग अपने किए की कोई वजह नहीं बताती। फैंग बस डर के मारे चुपचाप ये सब देखता रहता है। आश्चर्य की बात यह थी कि थोड़ी देर बाद चियन ने दोबारा अपनी आंखें खोली, लेकिन अब वह उस सुरंग में नहीं था। वह अब एक ऐसे कमरे में था जहां चारों ओर मशीनें और वैज्ञानिक मौजूद थे। वह स्थान बहुत आधुनिक और सुरक्षित दिख रहा था, जैसे कोई उच्च तकनीक वाली प्रयोगशाला हो। उसने देखा कि उसके शरीर पर तार लगे हुए हैं और कई मॉनिटर उस पर नजर रख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वह किसी मशीन द्वारा दी गई गहरी नींद से अभी अभी उठा है। अब उसे एहसास होता है कि वह किसी वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा था। इसके बाद कहानी एक गुप्त सेना के ठिकाने पर जाती है जहां बड़े अधिकारियों की बैठक चल रही है। वहां कई ऊंचे पदों के सेना अधिकारी और वैज्ञानिक मेज के चारों ओर बैठे हैं। एक वरिष्ठ जनरल सबको बताने लगता है कि असल में मामला क्या है। जनरल बताता है कि जंग जो नाम का एक खतरनाक सीरियल किलर जो काफी समय से भागा हुआ था, अब पकड़ा जा चुका है। उसे एक कार एक्सीडेंट के बाद बहुत घायल और बेहोश हालत में पाया गया। वह जिंदा तो है लेकिन कोमा में है, न हिल सकता है, न बोल सकता है, न किसी चीज पर प्रतिक्रिया दे सकता है। जंग जो एक आम अपराधी नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है जिसने कई महिलाओं का अपहरण और हत्या की है। लेकिन एक महिला सारा है जिसके बारे में विश्वास है कि वह अभी भी जिंदा है। सेना को संदेह है कि सारा कहीं छिपी या कैद है और उस जगह के बारे में सिर्फ जंगजो को पता है। मगर जंगजो कोमा में होने की वजह से उससे कुछ भी पूछना या जानकारी लेना असंभव है। इसलिए सेना ने एक अत्याधुनिक ब्रेन रिसर्च संस्थान के साथ मिलकर नया तरीका अपनाने का निर्णय लिया है। वे अब उसके होश में आने का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि सीधे उसके दिमाग के अंदर पहुंचने की कोशिश करेंगे। योजना यह है कि उसकी यादों में उतरकर उसके अवचेतन मन में जाकर सुराग निकाले जाएं। जनरल बताता है कि कल ही एक बड़े मनोचिकित्सक ने उसके दिमाग में प्रवेश करके कुछ अहम संकेत पाए हैं और वो मनोचिकित्सक वास्तव में चियन ही था। जो भी सुरंग में देखा गया, लोग, घटनाएं, बस सब उसके दिमाग के अंदर की कल्पनाएं थीं। चियन ही उसके टूटे हुए दिमाग में घूम रहा था ताकि सारा के बारे में कोई संकेत मिल सके। एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें चियन की मदद जारी रखनी चाहिए। पूरे मिशन में चियन ही सबसे ज्यादा चिंतित था कि उस महिला को जिंदा कैसे बचाया जाए। अब सारी उम्मीद उसी पर है कि वह उसके दिमाग की गहराई में जाकर सच्चाई ढूंढ निकालेगा। खुलासा होता है कि गुमशुदा महिला सारा असल में चियन की ही पत्नी है। यह सच्चाई बताती है कि अब तक जो हुआ वह सब असलियत नहीं बल्कि एक मानसिक यात्रा थी। सुरंग की यात्रा असल में जंग जो के दिमाग के अंदर हो रही थी। चियन ने एक वैज्ञानिक प्रयोग से उसके दिमाग में प्रवेश किया ताकि वह अपनी पत्नी सारा का ठिकाना जान सके। पिछली बार जब वह दिमाग में गया, उसे एक कैलेंडर का सुराग मिला जो शियांग नदी की ओर संकेत कर रहा था। माना जा रहा है कि सारा शायद नदी के पास किसी गुफा में फंसी हुई है, लेकिन वक्त कम है क्योंकि बारिश से नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। अगर 36 घंटे में सही जगह नहीं मिली तो गुफा डूब जाएगी और सारा मर जाएगी। उसी रात जब चियन सोच रहा था कि उसने दिमाग में क्या देखा, तब जनरल उससे मिलने आता है। चियन बताता है कि जंग जो के मन में बार बार 15 जुलाई 1996 की तारीख दिखाई दे रही थी। जनरल बताता है कि उसी दिन जंग जो के पिता को अपनी पत्नी के ड्राइवर के साथ संबंधों का पता चला था, उस रात बड़ा हादसा हुआ। मां ने पिता की हत्या कर दी और फिर खुद आत्महत्या कर ली। इस हादसे ने जंग जो के टूटे और बिगड़े मानसिक हालात की शुरुआत की। चियन ने उसके दिमाग में दो अलग अलग पक्ष देखे, एक अच्छा दयालु पक्ष और दूसरा हिंसक बुरा पक्ष। क्योंकि जंग जो असल में सुरंग बनाने वाला इंजीनियर था, उसका दिमाग उसी सुरंग की तरह अंतहीन बन गया जो उसके भीतर की उलझन का प्रतीक था। चियन ने सोचा था कि वह जंग जो के समझदार हिस्से को बाहर निकाल पाएगा, पर उसे विरोध का सामना करना पड़ा। सुरंग में कई किरदार दिखाई दिए जो सब उसके मानसिक दर्द के अलग अलग हिस्से थे। ली उसका अच्छा पक्ष था जो मदद कर सकता था, लेकिन अचानक अंधेरा होते ही गायब हो गया। टोनी नाम का चालक उसके गुस्से और हिंसा का प्रतीक था। वोंग उसके सख्त पिता जैसा था और सारा उसकी लापरवाह माँ जैसी। वोंग बीमा एजेंट था जैसे उसका असली पिता और सारा एक मॉडल जैसे उसकी माँ जो उसकी परवाह नहीं करती थी। यह बात तब साफ हुई जब सारा ने खाने के लिए टोनी के साथ सौदा किया, जैसे उसकी माँ ने भी धोखा दिया था। सुरंग के अंदर की हर घटना उसके पागल और टूटे दिमाग की छवि थी। जिंग नाम की गर्भवती महिला उसके मन की आदर्श माँ की तस्वीर थी, दयालु और स्नेही। वह अच्छा रूप था, लेकिन जंग जो के भीतर की बुराई ने उसे भी मिटा दिया और आखिर में जुड़वां बच्चे उसके खुद के दो हिस्सों का प्रतीक थे, अच्छा और बुरा। यह उसके बचपन का चेहरा या व्यक्तित्व था। वह ऑटिस्टिक था और थोड़ा अजीब और अलग था। उसमें थोड़ी स्त्रीलिंग प्रवृत्ति थी, लेकिन वह गणित और जगह को समझने में बहुत अच्छा था। ये रूप बिल्कुल बच्चों की तरह दिखते थे जो मासूमियत और प्रतिभा दोनों दिखाते थे। फिर भी ये रूप उसके अचेतन मन की अव्यवस्था में फंसे हुए थे। लेकिन एक अंतिम और बहुत खतरनाक व्यक्तित्व अब तक सामने नहीं
नहीं आया था। यह खतरनाक व्यक्तित्व हमेशा छिपा रहता था और शायद ही कभी दिखाई देता था। यह वही था जिसने ली, टोनी और वोंग को मारने की योजना बनाई थी। इसे रोकने के लिए चियन जानता था कि उसे फिर से उस जगह में प्रवेश करना पड़ेगा। अगले दिन चियन जंग, जो कि दिमाग के दूसरे स्तर में प्रवेश करता है। इस बार वह सीधे जंग जो से पूछता है कि उसकी पत्नी कहाँ है, लेकिन जंग जो विरोध करता है। इसके बजाय वह बताता है कि वह अपनी माँ और महिलाओं से इतनी नफरत करता है क्योंकि उसके पिता की हत्या हुई थी। वह कहता है कि यही नफरत उसे महिलाओं को पकड़ने और मारने पर मजबूर करती है। यह भावनात्मक चोट उसके विनाशकारी रास्ते का कारण बनी। चियन इन बातों को भूलकर फैंग और जंग, जो के कमजोर व्यक्तित्व से जानकारी लेने की कोशिश करता है। चियन सारा की जगह जानने के लिए उससे निर्देशांक मांगता है, लेकिन फैंग की बहन पार्क उसे रोकने के लिए बीच में आती है। वह भाग जाती है और जब चियन उसका पीछा करता है, वह अवचेतन मन में एक सिनेमा हॉल पहुंच जाता है। वहां उसे असली खलनायक मिलता है, जो वास्तव में उसका ही एक रूप है। डरावनी सच्चाई सामने आती है। जंग, जो का दिमाग इतना बुरा और खराब था कि जो भी वहां बहुत देर तक रहता, उसका अंधेरा उसी में दिखने लगता। चियन ने बिना सोचे एक अलग और बुरा व्यक्तित्व बना लिया था और उसका बुरा रूप सुरंग में मौजूद दूसरों को मार देता है, जिसमें जिंग का बच्चा भी था। तब पार्क और सारा वहां आते हैं। पार्क डरता है कि वह सारा को चोट पहुंचा देगा, इसलिए वह पीछे हट जाता है। चियन इस मौके का फायदा उठाता है और पार्क से सारा की जगह बताने को कहता है। सौभाग्य से पार्क मान जाता है और वहां से चला जाता है, लेकिन संघर्ष अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। चियन और उसके बुरे रूप को नए जगह में आखिरी लड़ाई के लिए ले जाया जाता है। चियन ऐसा लगता है कि जीत गया, लेकिन उसके बुरे रूप का एक और रूप सामने आता है। यह दिखाता है कि यह बुराई बहुत गहरी है और शायद हमेशा रहेगी। असली दुनिया में बारिश हो रही है और सारा नदी में डूबने ही वाली है। निराश होकर चियन समझता है कि बचने का एक ही तरीका है। अगर वह अपने अवचेतन मन में खुद को बलि देता है तो उसका बुरा रूप भी खत्म हो जाएगा। वह आगे बढ़ता है और जैसे ही करता है, बुराई खत्म हो जाती है। जंग, जो कोमा से जागता है और हमेशा के लिए बदला हुआ, और तुरंत सेना को बताता है कि सारा कहाँ छुपी है। अधिकारी कार्रवाई करते हैं और उसे समय रहते बचा लेते हैं, लेकिन चियन नहीं जागता। आखिरी दृश्य में उसे जंग, जो के दिमाग की लंबी सुरंग में अकेला घूमते हुए दिखाया गया है। यह एक भयावह याद दिलाता है कि उसने अपनी पत्नी को तो बचा लिया, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौट सकता।